हेलो बच्चों, कथन वाले सवाल में का ये पार्ट नंबर 2 है और इस वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से भिन्न पे आधारित, आयु पे आधारित और ज्यामिति पे आधारित आपसे कथन वाले सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया था संख्या पे आधारित सवाल, जिसमें से चांसेस 90% चांसेस हैं कि उसी वीडियो में से आपको एक टाइप का सवाल आपको देखने को बोर्ड में दिख जाएगा। ठीक बेटा, तो आप अगर नहीं देखें तो आपको आई बटन पर आपको लिंक मिल गया होगा। ठीक है, और अगर आपको पूरी मैथ की प्लेलिस्ट अगर फॉलो करनी तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ से जाकर बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सिलेबस फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है ना, उससे अच्छी थ्योरी आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, इसकी गारंटी मेरी। यहाँ हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न पे आधारित। तो मैं इतना कहूँगा सबसे पहले कि भिन्न तो आपको पता है, भिन्न में क्या होता है। देखिए ऐसे बटा लगा होता है, ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी रहती है, नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी रहती है। ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है इसको हम लोग कहते हैं अंश, और जो नीचे लिखा होता है इसको हम लोग कहते हैं हर। ठीक है ना, तो भिन्न पे आधारित सबसे इजी सवाल आता है। ठीक है ना, देख कह रहा है भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है, और अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाएं तो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो भिन्न बताइए। सबसे पहले हमारा काम होता है क्या, माना। तो चलिए मान लेते हैं भाई, माना भिन्न। अब भिन्न ही मैं मान लेता हूँ x/y। आप चाहो तो ऐसे मानिए, आप चाहो तो आप थोड़ा सा आप इसकी भाषा बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा देंगे, माना भिन्न का अंश इज इक्वल टू एक्स, माना भिन्न का हर इज इक्वल टू वाई, तब भिन्न इज इक्वल टू x/y। आप ऐसे भी लिखो, या अगर आपको समय अपना बचाना है तो आप क्या कर दो, आप इसको ऐसे लिख दो कि माना भिन्न इज इक्वल टू कितना हमारा x/y। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला काम क्या था, चलिए प्रश्नानुसार। देखिए क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में मैं 2 जोड़ दूं। चलिए जोड़ते हैं। अगर अंश में मैंने 2 जोड़ दिया, x में 2 जोड़ दिया, x+2 y, हर में भी मैं कितना जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं, तो कह रहा है भिन्न कितना बन जाता है, भिन्न बन जाएगा 9/11। कुछ दिक्कत नहीं। अब 11 का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y+2 का इधर मल्टीप्लीकेशन, देखिए कितना हो जाएगा। जब 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 11x प्लस का 22। जब 9 का कराएंगे y+2 में कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 9y प्लस का 18। अब 9y को इधर लेके आएंगे, वैल्यू कितने हो जाएंगे, x 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस का 22, दैट मीन्स माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। ठीक बेटा, अगला देखिए, अगला हमारा क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो भैया भिन्न कितनी बन जाएगी, 5/6। चलिए जोड़ते हैं हम लोग। अंश में जोड़ दिया मैंने 3, हर में चलिए जोड़ देते हैं हम लोग कितना, अंश में हर में कितना जोड़ना, 3, दैट मीन्स y प्लस का 3, भिन्न कितनी बन जाएगी, 5/6। ठीक है ना, अब 6 का इधर मल्टीप्लाई, y+3 का इधर मल्टीप्लाई, चलिए कराते हैं। इसका इसमें करा देंगे, देखिए वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6x प्लस का 18। इसका इसमें करा देंगे, देखिए वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5y प्लस का 15। 5y इधर लेके जाइए, वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6x माइनस का 5y प्लस 18 को इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, 15 माइनस का 18, दैट मीन्स माइनस का 3, समीकरण नंबर। ठीक है, अब ये 2 समीकरण के पास बन चुके हैं। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है ना, अब इन दोनों के आधार पे अब आपको हल करना है और x y का मान आएगा, फिर x y को आप ऐसे x/y करके बता देंगे, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इसमें देखिए सबसे आसान हमारे लिए क्या, सबसे आसान हमारे लिए यहाँ पे आ रहा है, हम लोग आ जाए विलोपन विधि। ठीक है ना, क्या करते हैं, देखिए इसमें मैं करा देता हूँ 5 का मल्टीप्लाई और इसमें मैं करा देता हूँ 9 का मल्टीप्लाई। जैसे मैं इसमें कराऊंगा 5 का मल्टीप्लाई, देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, 11×5 = 55x माइनस का 5 × 9 तो माइनस का 45y। इसका कराएंगे -4 में तो हो जाएगा माइनस का 20। इसका चलिए इसमें तो 9×6 = 54x तो हो जाएगा 54x। फिर 9 × 5 तो माइनस का 45y। फिर कितना हो जाएगा, 9 × 3 माइनस का 27 तो माइनस का 27। अब ये एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। क्या करना है हमको, माइनस का, जैसे माइनस कर देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है ना, इसको हल कर लेंगे, देखिए तो ये वैल्यू तो कट जाएगी, 55 में से 54x जाएगा, कितना बच जाएगा, सिंगल x, और इधर माइनस का 20 प्लस का 27 में जाएगा, नहीं x का मान आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 7, x का मान कितना मिल जाएगा 7। ठीक है बेटा, अब देखिए समीकरण हल करना मैं यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ चैप्टर 3 चैप्टर 4 में। ठीक है ना, इसलिए मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, मेरा काम है आपको ये सिखाना कि कैसे समीकरणों को बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये हल करना नहीं आता तो यहाँ मैंने देखिए डायरेक्ट मैंने 5 का मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मैंने 9 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब प्रॉपर ये चैप्टर नंबर 3 में वहाँ मैंने करा रखा है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है। ठीक है, आप वहाँ जाकर जब आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, आपका x का मान कितना आ गया 7। अब x का मान आप कहीं भी पुट करिए, चलिए मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पर, तो समीकरण 1 में, तो चलिए हम लोग यहाँ पुट कर देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पुट किया, देखिए 7 × x, 11 7 77। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 77, इसको मैं जब उधर भेज दूंगा हो जाएगा माइनस का 77।
7, तो माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 77 और माइनस का 4 माइनस का 81। अब माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 9 से 81 कट हो जाएगा, वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x इक्वल टू 9। कितनी वैल्यू हो जाएगी, y इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब हमको x और y का तो मान चाहिए नहीं था, हमको क्या चाहिए था यहाँ पे भिन्न, अतः करके हम लोग जवाब दे देंगे, अतः भिन्न, भिन्न कितना जाएगा, भिन्न में देखिए हमने क्या माना, ऊपर x है नीचे y, तो हम लोग कहते हैं अतः ऊपर x रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा भैया 7, नीचे रखेंगे y, कितनी वैल्यू हो जाएगी 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे आसान सवाल आता है बेटा भिन्न वाला, ठीक है ना। आप अगर आपको मानना भिन्न का अंश और हर अलग अलग मानिए या आप सीधे भिन्न मान लीजिए, एकदम ईजी सवाल है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए आपने कि किस तरह से हम लोग भिन्न वाले सवालों को ईजिली हल करते हैं। देखिए एक और सवाल मैंने यहाँ पे लिया है भिन्न वाला, उसके बाद हम लोग देखेंगे आयु पे आधारित। क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाएगी, और अगर उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाएगी। कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था कि चाहे आप भिन्न का अंश अलग मानिए, भिन्न का हर अलग मानिए, या आप सीधे क्या मान लीजिए भिन्न, तो भैया मेरा काम है सीधे भिन्न मानना, तो मैंने यहाँ मान लिया माना भिन्न, भिन्न कितना मिल गया हमको, माना भिन्न इज इक्वल टू x/y। फिर हमारा अगला काम क्या होता है, हमारा अगला काम होता है भैया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, देखिए कह रहा है अंश में अगर 6 जोड़ दो, तो अंश में चलिए 6 जोड़ते हैं तो हो जाएगा x + 6। अच्छा, क्या हर में कुछ जोड़ने घटाने की बात कर रहा है, आप कहेंगे हर में जोड़ने घटाने की बात नहीं कर रहा है, तो अच्छा तो हर तो रहेगा तो ऐसे ही ना, समझिए इस चीज़ को। उसने केवल बोला आपसे कि अंश में 6 जोड़ दीजिए, हर में वो ना कुछ जोड़ रहा ना कुछ घटा रहा, हर के बारे में उसने कुछ बोला ही नहीं है। तो हर को हर जितना पहले था उतना आज भी है, मतलब x + 6/y, और ये जो अब भिन्न हो चुका है ये कितना हो चुका है 1/2, ठीक है ना। करना क्या, 2 का मल्टीप्लाई इधर, y का मल्टीप्लाई इधर, चलिए 2 का रात मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा देखिए, तो 2x + का 12 इज इक्वल टू y, y इधर लाएंगे 12 उधर भेज देंगे, बोले कितने देखिए 2x - का y इज इक्वल टू -का 12, समीकरण नंबर 1, ठीक बेटा। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है अगर उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाएगी। इस बार वो हर अंश में जोड़ने की कुछ बात नहीं करता, जब अंश में जोड़ने की बात नहीं कर रहा है तो हम अंश को ऐसे रखेंगे। हर में क्या करा, क्या जोड़ दीजिए, हर में 7 जोड़ दीजिए, तो हर हमारा y था, इसमें मैंने 7 जोड़ दिया, कितना भिन्न हो जाएगा 1/3। फिर 3 का मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, कितना हो जाएगा देखिए 3x इज इक्वल टू y + का 7। अब इस y को इधर लेके आएंगे, देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x - y इज इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल कर लेंगे, x y का मान आ जाएगा, जो भी x y का मान आएगा उठा के भिन्न में रख देंगे, आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ भी y माइनस है, यहाँ भी y माइनस है ना, विलोपन विधि सीधे लग जाएगी। क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 से समीकरण इसको हम लोग घटा देते हैं, तो जब इससे इसको घटाएंगे कट जाएगा, 3x - 2x वैल्यू कितनी बचेगी, सिंगल सी x बचेगी। इसके बाद 7 और ये प्लस हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 7 19, ठीक है ना। ये हमारा हो गया x का मान 19 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब x का मान अगर हम 19 हम लोग यहाँ रख दें तो देखिए कितना हो जाएगा 19 दूना 38, ठीक है ना, 38 - y बराबर -12। अब 12 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 38 2 40 10 50, और y इधर विधि कितना हो जाएगा, y का मान कितना निकल के जाएगा 50, ठीक है ना। अतः भिन्न कितने निकल जाएगी, देखिए हमारा असली काम क्या है, भिन्न बनाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न, भिन्न का हमारा कितना हो जाएगा, भिन्न हमारा हो जाएगा x/y, डेट मीन्स 19/50, ठीक है ना। अब ये सही है कि गलत, आप चाहो तो एक बार करके आप चेक कर सकते, देखो अंश में जब आपने 6 जोड़ा था, अगर आप अंश में 6 तो जोड़ दो तो 19 6 25, 25/50, तो 25/50 नहीं 1/2, आपका बिल्कुल मर गया, मतलब आ गया। अगर हर में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा देखिए, तो 50 7 57, 19/57 यानी 1/3, देखिए भिन्न 1/3 आ गया, एकदम आपका सही है। तो ये भिन्न सवाल देखिए बहुत ईजी थे। अब हम लोग देखते हैं आयु पे आधारित, ठीक है। आयु पे आधारित सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि आप आयु मानेंगे क्या, तो जब भी आप आयु मानेंगे आप हमेशा मानेंगे वर्तमान उम्र, ठीक है ना। समझिए मैंने क्या बोला, जब भी आप आयु को मानेंगे, जब भी आप लिखेंगे माना, तो आप मानेंगे क्या, हमेशा वर्तमान उम्र, ठीक है ना। वो आपसे चाहे वर्तमान उम्र पूछे या ना पूछे, वो आपसे कुछ और पूछे, लेकिन आपको हमेशा क्या मानना है, आपको हमेशा मानना है वर्तमान उम्र, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला पर्सन है जैकब, दूसरा पर्सन है उसका पुत्र, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो चूंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर है जैकब, दूसरा कैरेक्टर उसका पुत्र, तो हम लोग क्या मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान उम्र, क्या मानेंगे जैकब की। तो चलिए मैंने इसको मान लिया, ये है x वर्ष। अगला मैं क्या मान लूँ, पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की ये मैं कितना मानता हूँ, चलिए मैंने मान लिया इसको y वर्ष, ठीक है ना। अब हम लोग प्रश्नानुसार कंडीशंस बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग कंडीशन कैसे बनाएंगे, देखिए पहला कंडीशन आपसे क्या कह रहा है, वो पहला आपसे कंडीशन वो दे रहा है, कह रहा है 5 वर्ष बाद,
ठीक है चलिए मैं मान लेता हूँ, चलिए मान लीजिए मेरी उम्र आज के दिन मेरी उम्र है 30 साल, आज यानी 2023 में मेरी उम्र है 30 साल, ठीक है ना। आज के 10 साल पहले मैं कितने का रहा होऊंगा, तो आप कह देंगे जाहिर सी बात है 20 साल। मैं कहती हूँ आज के 5 साल बाद मैं कितने का रहूँगा, तो आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे भैया आप 5 साल बाद आप 35 के हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से क्या है, अगर आपको उम्र का पीछे का उम्र अगर निकालना, वर्तमान उम्र से अगर आपको पीछे की अगर उम्र फाइंड आउट कर रही हो, तो आप करेंगे क्या, आप वैल्यू कर देंगे माइनस। 30 में से आपने माइनस का 10 कर दिया, 30 में से आपने 10 घटा दिया, आपको 20 मिल गया। जब आप पीछे का उम्र निकालेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर आप आगे का उम्र निकालेंगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 30 की जगह आप मान लीजिए कि मेरी उम्र आज है x, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 10 साल पहले कितने का था, तो कुछ नहीं 10 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा x माइनस 10, ये 10 साल पहले की उम्र होगी। फिर मैं कह दूं आज के 5 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप 5 आप ऐड कर दीजिए, ये आपकी उम्र हो जाएगी आज के 5 साल बाद की। तो यहाँ से जो क्रक्स निकल के आ रहा है क्या, कि आप हमेशा मानेंगे वर्तमान उम्र। अगर वो आपसे कहेगा कि 7 साल बाद 10 साल बाद उम्र क्या, तो आप उसमें ऐड कर देंगे। अगर आप वो आपसे पूछेगा 7 साल पहले इतना का था, तो आप उसमें से वो उम्र घटा देंगे। जब पहले की उम्र आप निकालेंगे तो वैल्यू माइनस कर देंगे, बाद की उम्र निकालेंगे तो आप वैल्यू प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब किया है, तो देखिए अभी जैकब कितने का, अभी जैकब भाई साहब है x वर्ष के, 5 साल बाद कितने को जाएंगे, 5 साल बाद जैकब अपना हो जाएगा x प्लस 5 का। उसका पुत्र, अच्छा उसका पुत्र भी तो 5 साल बढ़ेगा, उसका पुत्र कितना, पुत्र अभी है y का, तो पुत्र की उम्र भी हो जाएगी कितनी, 5, यानी y प्लस 5, ठीक है ना। ये आपका हो गया 5 साल बाद का जैकब, ये हो गया 5 साल बाद का उसका पुत्र। कह रहा 5 साल बाद जो जैकब होगा अपने पुत्र का 3 गुना, ये है उसका पुत्र, इसकी आयु का 3 गुना है कौन, इसकी आयु का 3 गुना है जैकब, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग, देखिए कितना हो जाएगा, ये 3y प्लस का 15, y को इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, x माइनस का 3y, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। अगला देखिए ये हमारा पहला समीकरण बन गया। एक समीकरण बनाना क्या करा, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल पहले जैकब, आज जैकब है x का, 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 5 साल पहले ये रहा होगा x माइनस 5, ठीक भैया। इसका पुत्र कितने का रहा होगा, पुत्र आज है y का, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, y माइनस 5, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। कह रहा 5 वर्ष पूर्व जो जैकब है अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, 5 साल बाद जो पहले जो ये था जैकब, 5 साल पहले वाले अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो 7 का गुना और बीच में क्या देगा इक्वल, देखिए तो हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस का 35, 7 इधर आ जाएगा, वैल्यू कितनी जाएगी, x माइनस का 7y, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी माइनस का 30, समीकरण नंबर 2, ठीक बेटा। अब देखिए इन समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है और हमें इन दोनों की वर्तमान उम्र आ जाएगी। देखिए हल करते, देखिए समीकरण 1 देखिए ये सिंगल सा x आपको दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर समीकरण 1 से समीकरण 1 घटा दे तो x वैल्यू हमारी कट जाएगी, माइनस 3y प्लस का 7y, वैल्यू कितनी हमको मिल जाएगी यहाँ से 4y, 10 प्लस 30 यानी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 40, यानी y का मान कितना आ गया हमारा 4, y का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। अब अगर y का मान हमारा 4, एक बार मैं फिर भी मैं चेक करता हूँ, x कट जाएगा, माइनस 3y से जाएगा तो प्लस का, ठीक है 10, ठीक है 4 आ जाएगा, ठीक है 30 10 40, y का मान आपको कितना आ गया 4 आ गया। अब अगर y का मान अगर आपका 4 आ गया भाई साहब, तो अगर y का मान 4 तो y का मान हम लोग पुट करते, चलिए इसमें पुट करते हैं, किसमें हम लोग पुट करते हैं, इसमें, ठीक है। तो जब हम लोग y का मान इसमें पुट करते हैं, 4 3 माइनस का 12, उधर जाएगा प्लस का 12, 12 और 10 22, यानी x का मान कितना आ जाएगा हमारा 22, x का मान 22, ठीक है ना। अब देखिए आप सही हो कि नहीं सही हो आप चेक कर सकते हो, देखो कंडीशन आपका क्या था यहाँ पर, देखिए ध्यान से कह रहा 5 साल बाद जो जैकब होगा, तो 5 साल बाद का जैकब कितना आ जाएगा 22 5 27, ठीक है ना। 5 साल बाद जो पुत्र गया, 5 साल बाद पुत्र कितना आ जाएगा 5 4 9 का, ठीक है ना, 3 गुना, तो क्या 9 का 3 गुना 27 आप कहेंगे बिल्कुल है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो आपकी एकदम सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। फिर मैंने वही कहा था आपको, कभी भी हम जवाब x और y में नहीं देंगे, उनकी वर्तमान उम्र पूछा है, हम लोग यहाँ अतः करके जवाब दे देंगे। क्या हम लोग यहाँ लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान उम्र, अतः जैकब की वर्तमान उम्र, ये कितना आप दे देंगे यहाँ, जैकब है 22 वर्ष के, ठीक है ना, जैकब है 22 वर्ष का। यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र कितने का है भाई साहब 4 वर्ष का, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना, ये आपका आ जाएगा 4 वर्ष, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये था आपका उम्र वाले पे, यह था आपका पहला टाइप जिसमें सिंपल सी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता है। अब देखिए हो सकता है कि इसमें वो अनुपात करके आपको वैल्यू दे दे, क्या करके आपको दे दे, वो अनुपात करके, ठीक है ना। तो जब भी अनुपात वाले सवाल हमको दिख जाएंगे तो हमारा काम क्या होता है, अनुपात में ये x का गुणा करा के हम लोग वैल्यू मान लेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से,
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:2, 5:2, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या, माना पिता की वर्तमान उम्र, माना पिता की वर्तमान उम्र। तो देखिए अनुपात 5 है, तो इस 5 में आप x का मल्टीप्लाई कराओ और ये आपकी पिता की वर्तमान उम्र हो गई, यानी 5x, ठीक है ना। अच्छा पुत्र, तो हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना भैया पुत्र की वर्तमान उम्र, तो देखिए इस पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है 2, तो हम लोग इसमें भी x का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना देगा 5x और 2x, ये हमारी वर्तमान उम्र हो गई। अगला हम लोग बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 10 वर्ष बाद, आज अगर पिताजी 5x के हैं तो 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे, तो 5x + 10 के। अच्छा पुत्र कितने का हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा 2x + 10 का। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 अनुपात है, क्योंकि अनुपात की बात कर रहा है, यानी क्या 10 साल बाद के पिताजी हैं बटे 10 साल बाद का पुत्र, बराबर में वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1, किस ना, ठीक है ना। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, देखिए जब इसका इधर करा देंगे कुछ नहीं होगा, इसका इधर कराएंगे तो ये सिंपल सा रहेगा 5x + 10 कराएंगे तो 2 दूनी 4x + का 20, 4x इधर भी दिया 5x - 4x वैल्यू कितनी मिलेगी x, इसको ये इधर चला जाएगा 20 में तो इधर जाएगा 10, ठीक है ना, समझ में आ गया। x का मान आ गया 10, ठीक है ना। अब हमको चाहिए पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र थी कितनी 5x, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः पिता की वर्तमान उम्र, पिता की, देखिए ध्यान से, तो ये था 5x यानी 5 × 10 यानी कितना आ जाएगा 50 वर्ष, ठीक बेटा। ऐसे हम लोग यहाँ लिख देंगे किसका, पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र कितने का था, पुत्र आपका था 2x, कितना हो जाएगा 2 × 10 दैट मीन्स 20 वर्ष, ठीक बेटा, समझ में आ गया। उम्मीद आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब भी वो आपको अनुपात करके देगा, जब भी वो आपको इसे अनुपात करके देगा, तो इस समय हम लोग x की वैल्यू गुणा करा के हम लोग वैल्यू मान लेंगे कि भैया माना ये पिता वाला 5x है और मान लेंगे ये पुत्र वाला कितना है, पुत्र वाला आपका 2x है, ठीक है ना। फिर जो कंडीशन दे रहा है कंडीशन में आके हम लोग हल कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम था अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, ठीक है ना। तो अब जो ये वर्ड आ रहा है व्युत्क्रम, ये पार्ट 1 में हमने आपको अच्छे से सिखाया था कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। मैं हल्का से रिवाइज करा दूं कि अगर कोई संख्या x है, अगर कोई संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम है भैया हम रहमान की वर्तमान आयु मान लेते हैं, रहमान की वर्तमान आयु। तो माना रहमान की वर्तमान उम्र, तो चूंकि एक ही करेक्टर है तो हमने मान लिया इसको x वर्ष, ठीक है। ये वर्ष लगाना जरूर लगाइएगा ना, भूलिएगा नहीं। क्या 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो आज अगर रहमान x का है तो 3 साल पहले कितने का रहा होगा, 3 साल पहले रहा होगा ये x - 3 का। अच्छा कह रहा है इसका व्युत्क्रम दैट मीन्स 1/x - 3, 1/x - 3। अगला आपसे क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद, तो आज है x का तो 5 साल बाद हो जाएगा x + 5 का। अच्छा इसका भी व्युत्क्रम यानी 1/, ये 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम होगा, ये 5 साल बाद की आयु का व्युत्क्रम करें, इनका योग दैट मीन्स इनका प्लस इक्वल टू कितना 1/3। तो वर्तमान आप इसको हल करेंगे, x का जो भी मान आएगा वही आपका आंसर। चलिए हल करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इधर कितना हो जाएगा x + 5 प्लस का x - 3। अब देखिए इधर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई दैट मीन्स x - 3 x + का 5 x 2, देखो अब 3 का इधर मल्टीप्लाई कराइए तो x 2x × 3 कितना हो जाएगा 6x, 5 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 2, इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6। अब चलिए इन दोनों का इधर भेजता हूँ, मल्टीप्लाई करा के भेजते। देखिए मैं यहाँ पे ये हल करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं आता आप चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 आप जाकर अच्छे से चेक करिए कि किस तरीके से हम लोग समीकरणों को हल करते हैं, ठीक बेटा। इसका इधर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, देखिए x² - का 3x प्लस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 15, ठीक है ना। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कितना आएगा माइनस का 4x, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 21 बराबर 0, यानी x² x माइनस का 7 और फिर कितना हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर में 0, ठीक है ना बेटा। अब आपसे क्या कह रहा है, जब हम लोग हल कर लेंगे x का मान एक बार +7 आएगा और एक बार माइनस का 3, जो -3 वाली वैल्यू आएगी इसको हम लोग अमान्य कर देंगे क्योंकि उम्र कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अतः x का मान कितना आ गया 7, अतः करके हम लोग यहाँ पे जवाब दे देंगे क्या, अतः रहमान की वर्तमान उम्र, अतः रहमान की वर्तमान उम्र ये बेटा कितनी हो जाएगी आपकी 7 वर्ष, ठीक है ना।
तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको आए वाले सारे सवाल समझ में आ गए होंगे तो आप इस वीडियो को एक अभी तुरंत लाइक दे दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे अच्छे तरीके से कोई आपको समझा नहीं सकता है, ठीक है ना। अब देखिए आते हम लोग ज्यामिति पर आधारित कुछ सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। कह रहा है यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप कितना है भाई साहब, 50 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई की जो माप है उसकी चौड़ाई की माप की 1.5 गुनी हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, ठीक है ना। ये जितने भी ज्यामिति वाले सवाल निकल के आएंगे इसके लिए सबसे पहले आपको आयत का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। आयत का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आयत के साथ साथ वर्ग का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कई बार वो आपको समचतुर्भुज के रूप में भी कुछ ना कुछ सवाल पकड़ा सकता है, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज की भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। समांतर चतुर्भुज के रूप में भी सवाल आपका आ सकता है, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में भी आपको सारे सवाल अच्छे से पते होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में सारे सवाल नहीं, इसके बारे में सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई क्या होती है, समभुजाएं सम्मुख समांतर होती हैं कि नहीं, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं इसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ इनके फॉर्मूलों के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो में समझा दूंगा कि आयत के बारे में क्या क्या खास चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। वर्ग समचतुर्भुज समचतुर्भुज क्या क्या चीज़ें सब खास बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला वाला वीडियो बना दूंगा, ठीक बेटा। लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, कह रहा आयत का परिमाप तो लंबाई चौड़ाई याद करो। सबसे पहले हमारा क्या होता है, माना आयत की लंबाई। जो पूछेगा हमारा काम है वही उसी को मानना। 90% सवालों में हम लोग वही मान लेते हैं जो पूछता है। तो माना आयत की लंबाई, देखिए आप चाहो तो L और B भी मान सकते हैं, यानी लंबाई L और चौड़ाई B। चाहो तो आप XY से मानो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि परिमाप सेंटीमीटर में दिया है तो हमको ये भी कैसा मानना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। फिर क्या मानेंगे, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखिए ध्यान से, y सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमारा अगला काम क्या आता है, हमारा अगला काम आता है प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए कह रहा आयत की लंबाई की माप चौड़ाई की माप की 1.5 गुनी है, ठीक है ना। चौड़ाई की माप की 1.5 गुनी। अच्छा, इससे पहले कंडीशन और देखिए, आयत का परिमाप। अब देखिए ध्यान से, परिमाप होता क्या है। अगर ये आयत है तो परिमाप जो शब्द है ना, परिमाप का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परिधन माप। परि मतलब होता है हमारा चारों ओर, परि मतलब क्या होता है हमारा चारों ओर, और माप मतलब क्या होता है, माप मतलब हमारा होता है मापना, ठीक है ना। अगर हम किसी आकृति को चारों ओर से माप देते हैं, चारों ओर से अगर हम लोग किसी आकृति को अगर हम लोग नाप देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा परिमाप, ठीक है ना। तो ये हमारा आयत है, ठीक है, ये हमारा क्या आयत है। अब हमने यहाँ से चलना शुरू किया, हमने सबसे पहले हमने इसको नापा, ये दूरी हमको कितनी मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी x, क्योंकि मैंने x माना है। फिर यहाँ से हम चलेंगे कहाँ, यहाँ से हम लोग चलेंगे ऊपर, ये दूरी हमको कितनी मिल जाएगी y। फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे हम लोग इस साइड, तो जब इधर से आएंगे तो फिर से हमको दूरी कितनी मिल जाएगी x, और जब इधर से नीचे आएंगे तो फिर दूरी हमको कितनी मिल जाएगी, हमको ये y, ठीक है ना। यानी आपको x 2 बार मिला, y 2 बार मिला, मतलब क्या हो गया कि जो परिमाप होता है वो 2x प्लस वाई, दैट मीन्स 2x प्लस 2y, मतलब 2 कॉमन ले लिया, मीन्स 2x प्लस वाई। अगर आपको पहले से याद था कि आयत का परिमाप 2l प्लस भी होता तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, नहीं पता था तो हमने आपको यहाँ पे वैल्यू मान के दिखा दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये कितना आपको दिया यहाँ पे देखिए ध्यान से, 50 सेंटीमीटर। 2 का भाग दे देंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 1 बन गया। कह रहा आयत की लंबाई की माप, लंबाई आपने कितनी मानी x, यानी जो x है चौड़ाई का 1.5 गुना, ठीक है ना। तो चौड़ाई यानी कितना y, जो ये x है वो y का 1.5 गुना। अब देखिए ध्यान से, 1.5 गुना मतलब क्या होता है, 1.5 गुना मतलब होता है 2 गुना 2 3/2, दैट मीन्स 3/2, ठीक है ना। तो ये जो x है वो y का 3/2 गुना है, x जो है वो y का 3/2 गुना है। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपको हल करना है, आपको लंबाई चौड़ाई मिल जाएगी। देखिए x का मान हम लोग यहाँ पे उठा के चलिए हम लोग पुट कर दें, कितनी वैल्यू मिल जाएगी, देखिए हो जाएगा यहाँ पे 3y/2 प्लस का y इज इक्वल टू 25, तो 2y 3y 2y कितना हो जाएगा 5y, देखो उधर पे देंगे 50, यानी y का मान हमको कितना मिल गया, y का मान हमको मिल गया 10 सेंटीमीटर। यानी चौड़ाई हमको कितनी मिल गई 10, चौड़ाई अगर 10 है तो हमको x कितना मिल जाएगा, हमको x हमारा मिल जाएगा, देखिए यहाँ पुट करेंगे तो 10 यहाँ 30/2 कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो हमारा जो लंबाई आ गया x बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, और चौड़ाई कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अतः करके हमें जवाब यहाँ देना है, हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः, ठीक है ना। देखिए इसको लिखना जरूरी है, अतः आयत की लंबाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर होगी, ठीक बेटा। अगला देखिए आते हैं, क्या कह रहा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, अगर उनके परिमापों का अंतर इतना हो तो दोनों वर्गों की बुझा गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए यहाँ पे चूंकि दो वर्ग आ गए तो हमको मानना पड़ेगा दोनों वर्गों की भुजाएं, तो हम लोग क्या मानेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा, चलिए मैं इसको मान लेता हूँ, चलिए x, ठीक है ना। फिर दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा मैं इसको मान लेता हूँ y, क्या हमारा कह रहा है अगला प्रश्नानुसार, देखिए कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप पता कर लीजिए कि भैया अगर वर्ग की भुजा x है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपको पहले वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। कह रहा है इनका योगफल कितना दे दिया उसने, 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब चाहो मीटर स्क्वायर लिखो, अब चाहो तो ना ही लिखो, है ना। उनके परिमापों का अंतर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, मैंने मान रखा कि माना पहली भुजा x है, तो अगर ये x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी। अब x x x x जब आप 4 बार जोड़ेंगे तो यानी पहली बार इसका जो परिमाप निकल जाएगा 4x, ठीक है ना। पहले वर्ग का परिमाप 4x। अच्छा भाई साहब, दूसरा वर्ग की भुजा कितनी, 4y, सॉरी दूसरे वर्ग की भुजा है y, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4y। परिमापों का अंतर कितना दे रहा है 24, कोई दिक्कत नहीं है, 4 कम लेके कट कर दिया, वैल्यू कितनी जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। इन्हें आपको हल करना है, हल करना आपको आता होगा चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों को हम लोग वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हम लोग वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 468, आपने यहाँ पुट कर दी 468, 36 को दलाइए कितना हो जाएगा माइनस का 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप उधर भी दी कितना हो जाएगा वैल्यू प्लस का 2xy, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए तो 8 में से 6 जाएगा 2, या सबसे पहले काम करिए आप 2xy बराबर 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा आपके पास 2, और 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 432, 2 का भाग दीजिए हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 2 दूनी 4 216, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, पहला समीकरण ये, दूसरा ये, तीसरा समीकरण आपने ये बना लिया, पहले और तीसरे को आप हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हल कर ही लेंगे आप, आपको हल करने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक बेटा। तो आपको इसको हल करके आपको इसका आंसर हमको बताना है कि दोनों वर्गों की भुजाएं कितनी आ रही है, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए, ठीक है। देखते हैं हम लोग सवाल नंबर नेक्स्ट। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। अगर हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं बताइए। विमाओं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो आपको क्या बताना, आयत की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो चूंकि हमको यही बताना, तो हम लोग करते क्या, चलिए देखिए ध्यान से। हमारा सबसे पहला काम होता है मानेंगे हम लोग क्या यहाँ पे, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई मैं कितना मान चलिए x, और आयत की चौड़ाई ये मैंने कितना मान लिया y, ठीक है ना। आयत की लंबाई चौड़ाई मान ली, क्या कह रहा है क्षेत्रफल। तब देखो यहाँ पे हम लोग, आप चाहो तो यहाँ लिख दो सीधे, तब क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यहाँ है x, चौड़ाई यहाँ है y, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी x इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, प्रश्नानुसार कंडीशन क्या लगा रखा उसने, कह रहा आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो किससे कम हो जाएगा, पहले जितना क्षेत्रफल रहा होगा, पहले कितना था क्षेत्रफल आपके पास, पहले क्षेत्रफल आपके पास दिख रहा है यहाँ पे x इंटू वाई, पहले कितना दिख रहा है क्षेत्रफल x इंटू वाई। तो इससे x इंटू वाई से जो क्षेत्रफल है कम हो जाएगा, कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। इससे 9 वर्ग इकाई कम हो गया। कब कम हुआ, जब लंबाई 5 इकाई कम कर दी गई। लंबाई पहले कितनी थी x, कम कर दिए 5, तो x माइनस का 5। अच्छा चौड़ाई तुमने क्या कर दी, चौड़ाई आपने 3 इकाई बढ़ा दी। तो चौड़ाई पहले कितनी थी y बढ़ा दी, मतलब y प्लस 3, समझो। ये जब आपने लंबाई में से जब आपने 5 इकाई कम कर दिया, ये बन गई नई लंबाई। ये जब आपने चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया, ये बन गई नई चौड़ाई। तो अब देखो ये लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर नया क्षेत्रफल। नए क्षेत्रफल पे फर्क क्या पड़ा, नया क्षेत्रफल आपका 9 वर्ग इकाई कम हो गया। तो ये आपका हो गया नया क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला भी वही लगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब चूंकि ये 5 लंबाई कम कर दी तो ये नया लंबाई, ये नई चौड़ाई, तो ये नया क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इन्हीं को हमें हल करना है। देखिए ध्यान से, x का मल्टीप्लाई करें, चलिए y में कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखिए एक्स वाई, फिर -5 का करा देंगे तो माइनस का 5y, 3 का करा देंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x,
फिर 3 का करेंगे तो माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, देखिए यहाँ कितना बचेगा 3x माइनस का 5y, 15 उधर भेज देंगे हो जाएगा प्लस का 6, 15 उधर जाएगा प्लस का 15, 15 में से 9 हो जाएगा 6, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1। सेम अगला क्या कह रहा है, अगर हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब पहले लंबाई थी x, हमने बढ़ा दी, कितनी कर दी, चलिए देखिए यहाँ ना लिखते हैं, हमने यहाँ लिखते हैं। पहले लंबाई कितनी थी x, हमने कह रहा है लंबाई 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं, तो भैया x की जगह कितना हो गया x प्लस 3। चौड़ाई भी 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई पहले थी y, अब कितनी होगी y प्लस 2। तो क्षेत्रफल क्या हो रहा है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल था एक्स वाई, क्षेत्रफल अब बढ़ गया, कितना हो गया 67। एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 67। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग हल करते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से एक्स वाई से एक्स वाई वैल्यू कट गया, कितना बचा देखिए ध्यान से इधर 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 67 में से 6 उधर जब उधर जाएगा माइनस को जाकर घटे कितना देगा 61। ठीक है ना, समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को हमें हल करना है और इन दोनों को हल करने के बाद हमारा जो भी आंसर होगा वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। देखिए ध्यान से, अब देखिए हल कैसे करते हैं। यहाँ क्या लग जाएगा विलोपन विधि, ठीक है ना। विलोपन प्रथापन आप कुछ भी लगा सकते हो, तो यहाँ सबसे अच्छा क्या है विलोपन, क्यों, क्योंकि y के गुणांक ऑलरेडी माइनस में है। ठीक है ना, डिटेल में समझना, चैप्टर नंबर 3 जरूर जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो अगर हम इस समीकरण 1 में अगर मैं करा देता हूँ 3 का मल्टीप्लाई, समीकरण 2 में अगर मैं करा देता हूँ कितने का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई, देखिए क्या बना, जब इसमें 3 का कराएंगे कितना बना, देखिए 3 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 18। इसमें कराइए 5 का, तो 5 दूना 10x प्लस का 5 तियाँ 15y, 5 के अंदर 5 5 छक्का 30 यानी 305 जोड़ देंगे, जैसे हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो 19x और 18 5 23 यानी 323। ठीक है ना, 18 5 23 यानी 323। अभी क्या 19 से कटेगा, तो 19 दूना 38, नहीं 19 के अंदर 19 1 20 133। ठीक है, कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 17 बार में जाएगा सर। देखिए ध्यान से, जब हम लोग भाग देंगे तो 19 से करने 19 बचेगा कितना 17। ठीक है ना, देखिए 19 से करने 19, 12 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 13 बचेगा। ठीक है ना, 13 बचेगा और 133 और 17 नौइयाँ कितना, सॉरी 19 सत्तर कितना होता है 133। ठीक है ना, 7 नौइयाँ 63, 7 9 7 6 13। ठीक है ना, तो कितना हमारी वैल्यू निकल के आ गई 17। तो हमारा x का जो मान है टोटल कितना आ गया 17 आ गया। अब ये जो x का मान है आप कहाँ पुट करते हैं, चाहे जहाँ पुट कर, चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में। अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 में इसको हम लोग पुट कर देंगे, देखिए तो 17 दूना 34। ठीक है ना, तो 34 उधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए हमारे पास जगह की कमी होती है, इसलिए पहले हम यहाँ से इधर लिखे, इसके बाद फिर हम लोग इधर लिखे, ये काम तो खैर रफ है, इसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे। ठीक है ना, बट आप प्रॉपर वहाँ पे आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है ना, एकदम सीधे ऊपर से नीचे लेके। ठीक है ना, एक्स का मान 17 मेरे हिसाब से यहीं यहाँ से ज़्यादा आसान पड़ेगा, 17 तियाँ 51, 51 माइनस का 5y इज इक्वल टू 6, 6 इधर भेजिए 5 इधर भेजिए, 5 इधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, इधर आके कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 45। ठीक है ना, भाग दे देंगे तो y का मान आएगा 5 9 45 यानी y का मान कितना आ गया 9। अच्छा y आपका था क्या, y आपका था चौड़ाई, पूछा क्या था आयत की विमाएँ, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः, जब भी हम जवाब देंगे हम वैल्यू किस में दे देंगे हमेशा, अतः आयत की लंबाई कितनी है आपने कितनी निकाली x यानी 17। अच्छा मीटर की सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है 9 वर्ग इकाई, यहाँ पे ना मीटर है ना सेंटीमीटर है, यानी ये जो यूनिट है वो लोग हमेशा इकाई लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारा भी कितना देगा, अतः आयत की लंबाई 17 इकाई। ठीक बेटा, देखिए चूंकि ये दूरी है ना, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो भैया मेरी जब भी डिस्टेंस की बात होगी इसके साथ कुछ ना कुछ मात्रक लगाना जरूरी है। अगर सेंटीमीटर मीटर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो 17 इकाई करके आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ऐसे हम लोग लिख देंगे अतः आयत की चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, चौड़ाई आपकी आ जाएगी निकल के यहाँ से 9 इकाई। ठीक है बेटा, उम्मीद आपको ये समझ में आपको आ गया होगा किस तरह से हम लोग इस टाइप के सवाल लगाते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चांसेस ज़्यादा रहता है कि आपको ये एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, परिसीमा मीन्स होता है आपकी बाउंड्री, परिसीमा क्या आपकी बाउंड्री, एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, देखिए से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। सबसे पहले हम लोग चित्र समझने का प्रयास करें। देखिए चित्र में आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है आपसे कि भैया एक वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार पार्क है, तो चलिए मैंने ये बना लिया एक वृत्ताकार पार्क है। ठीक है ना, अच्छा एक पार्क है ये, अब मैं थोड़ा सा आपको सामने मैं 2-3 पार्क बना कर दिखा देता हूँ प्रॉपर, देखिए ध्यान से। ठीक है, हो गया,
अब देखिए, अब क्या रहा है, ये कोई वृत्ताकार पार्क है, इसकी परिसीमा मतलब ये भी वृत्ताकार पार्क है, ये भी और ये भी, इनकी बाउंड्री पर, परिसीमा क्या होता है, बाउंड्री, बाउंड्री के एक बिंदु पर खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों, यानी ये जो भी हमारा पार्क है ना, अब वृत्ताकार है तो भैया वृत्त का भैया कहीं ना कहीं व्यास होगा। व्यास क्या होता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा हो। अब वृत्त का केंद्र भैया, वृत्त का केंद्र कहाँ मिलेगा, वृत्त का केंद्र एकदम बीचों बीच हमको देखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। अब इस वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं हैं, आप कहेंगे अनंत। इस एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं, आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना, एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं, ठीक है ना। अब हमको कौन सी रेखा खींचनी, ध्यान से देखिए। अब हो सकता है कि आप ये वाली रेखा खींच दीजिए, देखिए अगर आपने व्यास इस टाइप का ले लिया, अगर आपने व्यास इस टाइप का ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। हो सकता है कि आप व्यास इस टाइप का ले लो, हो सकता है कि व्यास आप इस टाइप का ले लो, या फिर हो सकता है कि व्यास आप इस टाइप का ले लो। देखो ध्यान से, ये सभी ही टाइप सही है, ठीक है ना। ये भी वृत्ताकार पार्क का व्यास है, ये भी वृत्ताकार पार्क का व्यास है, और ये भी वृत्ताकार पार्क का व्यास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि ये जो व्यास का जो बिंदु है ना, देखो ध्यान से, कह रहा व्यास के दोनों अंत बिंदु पर फाटक बने, यानी इस पूरे पार्क में अगर आपको घुसना है तो दो गेट हैं, दो गेट कौन कौन से, एक है ए, एक है बी, और वो कहाँ है, इस व्यास के एकदम अंत बिंदु पर। तो व्यास का अंत बिंदु ये मानो ये ए है, और व्यास का अंत बिंदु एक ही है, मानो ये क्या है, बी है। ये भी व्यास है भैया, मान लो अंत बिंदु यहाँ पे गेट ए है और यहाँ पे गेट आपका बी है। यहाँ पे मान लो आपका गेट क्या है, यहाँ इस बिंदु पे आपका गेट ए है, और इस बिंदु पे आपका गेट कितना, इस बिंदु पे आपका गेट है गेट बी, ठीक है ना। कह रहा है, अब देखो फिर से मैं समझो क्या कह रहा है, इस वृत्ताकार पार्क की बाउंड्री पर एक खंभा गाड़ना है, बाउंड्री पर आपको एक खंभा। अब बाउंड्री भैया देखो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्री दिख रही, तो आपको खंभा गाड़ना, आप चाहे खंभा यहाँ गाड़ो, चाहे यहाँ गाड़ो, चाहे यहाँ, आप बाउंड्री पे खंभा कहीं भी गाड़ सकते हो। बस एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन उसकी भाई साहब ये है कि फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर होना चाहिए। समझिए, जैसे आपने कह दिया भैया मैंने खंभा मैंने यहाँ गाड़ दिया, खंभा मैंने कहाँ गाड़ा, खंभा मैंने यहाँ गाड़ दिया। अब इस बिंदु की भैया इससे कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, ठीक है ना, इस बिंदु की इससे भी कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ही होगी। तो जब इससे कुछ ना कुछ दूरी हो जाएगी तो अच्छा सबसे पहले इसका एक नामकरण कर दो, माना बिंदु एम, माना बिंदु एम पर हम खंभा गाड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो भैया बिंदु एम पे तुम खंभा गाड़ रहे हो, कह रहा है देखो अब ये जो दूरी है ना, ए से एम की दूरी और जो बी से एम तक की दूरी है, इन दोनों दूरियों में 7 मीटर का अंतर उसको चाहिए ही चाहिए। कितना मीटर का, 7 मीटर का अंतर चाहिए। अब ये बिंदु चाहे यहाँ गाड़ो, देखो अब हो सकता है कि मैं बिंदु एम यहाँ ले लूँ, कहने मतलब कि हो सकता है कि मैं खंभा यहाँ गाड़ दूँ तो चित्र ऐसा बन जाएगा। हो सकता है देखिए ध्यान से, हो सकता है कि मैं यहाँ पे गाड़ दूँ खंभा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तीनों ही चित्र सही हैं, तीनों ही चित्र कैसे हैं बेटा, तीनों ही चित्र आपके सही हैं। तो मैंने बताया क्यों, मैंने बताया कि हो सकता है कि आप ये वाला चित्र बना के आओ, हो सकता है कि आप ये वाला चित्र बना के आओ, हो सकता है आप ये वाला चित्र बना के आओ, तीनों ही चित्र सही हैं। या हो सकता है कि आप कोई और चित्र बनाओ, चित्र इसके कई सारे बन सकते हैं, तो आपको इसमें रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जो समझना हो समझो, बस चित्र बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मैं इस चित्र के साथ चलिए चलता हूँ, या आप दीजिए मैं इस चित्र के साथ चलता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये दोनों चित्र मैं हटा देता हूँ, देखिए ध्यान से, बस आप कोई भी चित्र आप बैठ के यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, हटा दिया मैंने। अब सबसे पहले आपका काम क्या, देखिए ध्यान से, अब हम लोग सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे माना बिंदु एम पर खंभे को गाड़ना है, या खंभे को गाड़ा गया है, माना बिंदु एम पर खंभे को गाड़ा गया है, ठीक है भाई साहब, हमने मान लिया। अच्छा अब हमको दूरी माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना साथ ही देखिए, मान लीजिए ए एम की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ए एम बराबर एक्स। अच्छा मीटर की बात हो रही है, देखिए ये जो व्यास है कितना दिया है, 13 मीटर, तो यानी जितनी भी हम यहाँ दूरी मानेंगे मीटर माने, तो माना ए एम बराबर आपका हो जाएगा एक्स मीटर। अब अगर ए एम एक्स है तो ए एम और बी एम की दूरियों में 7 मीटर का गैप होना चाहिए। अब अगर ए एम आपने एक्स मान लिया तो बी एम देखिए आप 2 मान सकते हैं, या तो आप बी एम मान लेंगे आप एक्स प्लस का 7, या आप मान सकते हैं एक्स माइनस का 7। देखिए जब एक्स प्लस 7 ले लेंगे तो इस बार वैल्यू बड़ी कौन सी हो जाएगी, वैल्यू की बड़ी हो जाएगी बी एम। और अगर आपने एक्स माइनस 7 ले लिया तो इस बार बड़ी वैल्यू आपको कौन सी मिल जाएगी, एक्स मिल जाएगी। तो चाहे आप बी एम का मान एक्स प्लस 7 मानिए या एक्स माइनस 7 मानिए, इससे कोई फर्क नहीं है, बस गैप कितने का होना चाहिए, गैप आपको मिलना चाहिए 7 मीटर का, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये हो गया, तो मैं चलिए मैं यहाँ मान लेता हूँ एक्स प्लस 7, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे लगना क्या है,
हम लोग क्या देंगे, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, आप कहेंगे, आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कैसा होता है, समकोण होता है। अब अगर अर्धवृत्त में बना कोण अगर समकोण होता है, ठीक है, तो अगर ये समकोण है तो यानी ये वाला जो कोण है, कोण AMB, ये हमारा कैसा होगा, 90 डिग्री। हम लोग यहाँ लिख देंगे, अतः कोण AMB बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री हो गया, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छा AB की लंबाई यानी व्यास की लंबाई कितनी आपको पता है, व्यास की लंबाई आपको पता है 13 मीटर, यानी यहाँ से लेके पूरी वैल्यू यहाँ तक कितनी आपको पता है, 13 मीटर। अच्छा AM आपने कितना मान लिया, AM आपने मान लिया x, तो यानी ये जो दूरी आपकी x हो जाएगी। ये दूरी जो BM है ये आपने कितना मान रखा है, x+7, ये कितनी हो जाएगी, x+7, ठीक है ना। अब अगर ये त्रिभुज समकोण है तो हम लोग यहाँ कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय बोलिए या प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, 90 के जस्ट सामने जो होता है वही आपका क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा हो जाएगा AB इसका होल स्क्वायर इजिकल टू, देखिए हो जाएगा AM का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए BM का स्क्वायर, ठीक बेटा, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब AB की वैल्यू आपने कितनी मान ली है, मानी क्या है, ये तो हमको प्रोवाइड कराएगी 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा AM कितना आपने माना x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा x+7 का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग हल करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं x स्क्वायर, इधर इसका होल स्क्वायर अपन कर देंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 7 दूनी 14x, ठीक है ना, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 14x हो जाएगा प्लस का 14x, इसको इधर लेके आइए तो 49 माइनस का 169, वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 बराबर 0, ठीक है बेटा। चलिए हल करते हैं इसको, हल करेंगे तो 2 कॉमन दिख रहा है, भेज देते हैं उधर, तो x स्क्वायर ये हो जाएगा 144, नहीं ये है 14x, x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 इजिकल टू 0, ठीक है ना। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 20 3 60 15 चौको 60, या हम लोग कर सकते हैं 20 3 60 60 के फैक्टर हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। देखिए तो 4 3 12 और 5 कितने मिल जाए हमको, 12 और 5, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 इजिकल टू 0, x कॉमन ले लेंगे, पहली वैल्यू हो जाएगी x प्लस का 12, दूसरी हमारा मिल जाएगा x माइनस का 5, ठीक है ना। जब x प्लस 12 बराबर 0 कर देंगे तो हमको मान मिल जाएगा x बराबर -12, और जब इसके बराबर 0 कर देंगे तो हमको मान मिल जाएगा x बराबर 5। बट ये जो -12 है ये कैसा हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अमान्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो x है ना, x हमारी दूरी है और दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। अतः ये जो x है वो हमारा कितना आ गया 5। अब अगर AM का मान 5 आ गया, आप चाहो तो यहाँ लिख दो, अतः AM बराबर 5 मीटर। अगर थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, AM का मान कितना आ गया 5 मीटर, तो भैया BM कितना आ जाएगा, देखिए तो BM आपने कितना लिखा है x प्लस का 7, यानी 5 में 7 जोड़ दें कितना आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है ना। लेकिन उसने आपसे AM और BM का मान तो पूछा नहीं था, उसने आपसे पूछा क्या था, तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, आप कर देंगे। अतः बिंदु A से 5 मीटर की दूरी, देखिए बिंदु A से दूरी कितनी है 5 मीटर ना, तो लिख देंगे अतः बिंदु A से 5 मीटर की दूरी पर और बिंदु B से या फाटक B से हमको 12 मीटर की दूरी पर खंभे को गाड़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये आपको यहाँ पे आपको भाषा लिखनी पड़ेगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, अतः बिंदु A से या अतः फाटक A से 5 मीटर की दूरी पर और फाटक B से 12 मीटर की दूरी पर खंभे को गाड़ना होगा, ठीक बेटा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर इस टाइप के अगर आप और सवालों को सोल्यूशन आप चाहते हैं, आप कमेंट में बताइए, हम आपके लिए लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे, ठीक बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट कथन वाले सवाल के पार्ट में, जिसमें हम लोग कुछ और टाइप के सवालों को भी हल करना देखते हैं।